हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि अंग्रेज लोग भारत में कई प्रकार के कानून बनाते थे। जब उन्होंने 1773 में पहली बार कानून बनाया था, तब ये कानून एक्ट के नाम से जाना जाता था। एक्ट, तब क्या कहा जाता था? एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, तो वो कानून एक्ट कहलाता था। क्या कहलाता था? एक्ट। तो अंग्रेजों ने कई प्रकार से कानून बनाए। पहला जो कानून बनाया उसे एक्ट की संज्ञा दी गई। इसके बाद क्या होता है, 1857 में जब क्रांति हो जाती है, तो 1858 में जब इनके द्वारा कानून बनाया जाता है, 1858 में, तब इस कानून को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो ये दूसरे प्रकार का कानून था। पहला कानून एक्ट होता था, दूसरा कानून भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1858 के बाद जब 1861 में कानून बनाया गया, तब इसे कहा गया भारत परिषद अधिनियम। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में 3 प्रकार के कानून बनाए गए। नंबर फर्स्ट, एक्ट। ऐसा कानून जिसे एक्ट कहा जाता था, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का एक्ट, 1793 का एक्ट, तो वो कानून क्या कहलाता था? एक्ट कहलाता था। इसके बाद 1858 में इन्होंने जो कानून बनाया, उस कानून को क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम। तो पहली बार इन्होंने एक्ट बनाया, दूसरी बार क्या बनाया? भारत शासन अधिनियम। इसके बाद जब इन्होंने तीसरी बार कानून बनाया, तब इस कानून को कहा गया भारत परिषद अधिनियम। अभी हाल में ही होने वाली एमटीएस परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कानून के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया था। तो ऑप्शन में दिया गया था एक्ट, भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें आंसर क्या होगा बताइए? तो इसमें आंसर होगा भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1858 में ही तो भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटेन की महारानी के हाथों में यह शासन चला गया था। तो आजकल क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि किस सन में समाप्त किया गया है। तो आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, तो आपको बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन 3 चीजों को समझ गए होंगे कि अंग्रेज 3 तरह के कानून बनाए थे। नंबर फर्स्ट, एक्ट वाला कानून। नंबर सेकंड, भारत शासन अधिनियम। नंबर थर्ड, भारत परिषद अधिनियम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम, और भारत परिषद अधिनियम में भी क्या पढ़ेंगे? 1861 का अधिनियम। तो चलिए अब शुरू करते हैं 1861 के अधिनियम को। 1857 की महान क्रांति के बाद अंग्रेज लोग समझ चुके थे कि अब भारत में कानून बनाना है तो हमें भारतीयों की मदद जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना भारतीयों की मदद के अब कानून नहीं बनाया जा सकता था। तब उन्होंने लगातार 3 कानून बनाए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। तो ये 3 कानून उन्होंने बनाया, और इन 3 कानूनों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कानून 1861 का भारत परिषद अधिनियम होता है। तो अब हम लोग देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो अगर बात हो ही रही है तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि 1861 में जो कानून बनाया गया था, उस कानून को क्या कहते हैं? तो उस कानून को कहते थे भारत परिषद अधिनियम। 1861 में बनाए गए कानून को कहा जाता था भारत परिषद अधिनियम। क्या इसी अकेले कानून को भारत परिषद अधिनियम कहा गया? जी नहीं। तो 3 कानून बनाए गए थे, 1861 में, 1892 में और 1909 में। तीनों को भारत परिषद अधिनियम कहा गया। क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1861 को ही पढ़ने वाले हैं, तो 1861 के बारे में देखते हैं। इसे कहा गया भारत परिषद अधिनियम। अब इसके तहत क्या होता है? तो 1861 में कहा गया कि कानून बनाते समय भारत के प्रतिनिधियों को विधान परिषद में लाना जरूरी है। तब क्या किया गया? इस समय 1861 के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय विधान परिषद में या केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीय प्रतिनिधियों को नॉमिनेट किया। कौन कौन से थे इन तीनों में? तो पहले थे बनारस के राजा। बनारस के राजा, इनको विधान परिषद में शामिल किया गया।
पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और एक और प्रतिनिधि थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। तो इसमें पहला प्रावधान आपको जो याद रखना है कि वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी परिषद में अर्थात विधान परिषद में, किसमें, विधान परिषद में इन 3 भारतीय प्रतिनिधियों को नॉमिनेट किया। कहा कि आइए आप लोग, आप नहीं रहेंगे तो कानून कैसे बनेगा, क्योंकि अब ये जान चुके थे कि भारत वाले अगर नहीं रहेंगे तो हम अब कानून सही से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विधान परिषद में, कहां पर, विधान परिषद में वायसराय ने 3 प्रतिनिधियों को नियुक्त किया। किसे किसे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को। तो इसमें पहला प्रावधान आपको यही याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया। इसके बाद इसमें अगला प्रावधान क्या होता है, इसमें अगला प्रावधान ये होता है कि बंबई, कहां पर, बंबई, मद्रास, यहाँ के जो गवर्नर जिनकी शक्तियों को छीन लिया गया था, बंबई और मद्रास में पहले गवर्नर हुआ करते थे, इनकी शक्तियों को छीन करके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे या गवर्नर जो थे, इनकी शक्तियों को ले लिया गया था, इन्हें एकदम निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन इस 1861 में क्या हुआ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। इससे पहले क्या हुआ था, 1773 में ये केंद्रीकरण हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या शुरू हो गया, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, विकेंद्रीकरण इस तरीके से हुआ कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे उन्हें शक्तियां फिर से दे दी गई। याद कीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम आपको पढ़ाए थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू हुई थी। केंद्रीकरण की व्यवस्था कैसे शुरू हुई थी, बंबई और मद्रास के गवर्नर की शक्तियों को लेकर के बंगाल के गवर्नर को दे दी गई और उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ये व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी कब, 1833 के एक्ट के द्वारा। लेकिन 1861 में क्या हुआ, 1861 में कहा गया कि फिर जैसे को तैसा, मतलब विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। इनको लग गया था कि केंद्रीकरण करना सही नहीं है, विकेंद्रीकरण ही शुरू किया जाए। तो इन्होंने विकेंद्रीकरण करना शुरू कर दिया। कब, 1861 में। और केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1773 में। और ये अपनी चरम सीमा पर कब पहुंचा था, 1833 में। यह बातें आपको याद रखनी है कि विकेंद्रीकरण कब शुरू होता है, विकेंद्रीकरण शुरू होता है 1861 में। लेकिन इससे पहले केंद्रीकरण कब शुरू हुआ था, तो अगर केंद्रीकरण की बात करेंगे तो केंद्रीकरण शुरू हुआ था 1773 में। लेकिन ये इसे और पावरफुल कब बनाया गया, 1793 में, 20 साल बाद जो कानून बनाया गया था। और 1833 तक ये केंद्रीकरण वाला कार्य कंप्लीट हो गया था, मतलब केंद्रीकरण पूरी तरह से हो गया था। लेकिन 1861 में फिर वही लोचा हो गया। लोचा क्या हुआ कि केंद्रीकरण को फिर से विकेंद्रीकरण किया जाने लगा, मतलब मद्रास और बंबई के गवर्नर को फिर से शक्ति दे दी गई। कहा जाओ अपने लिए कानून बनाओ और सबके लिए कानून बनाओ। तो यहाँ से विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू होती। और क्या होता है, इस 1861 के अधिनियम के तहत, इस 1861 के अधिनियम के तहत 3 राज्यों में, कहां पर, 3 राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। 3 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है, विधान परिषद का गठन किया जाता है, विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट जो आपको याद ही रखने हैं। जैसे लॉर्ड कैनिंग ने कुछ भारतीयों को अपने विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया, जैसे बनारस के राजा को शामिल किया, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा याद रखना है कि यहाँ से विकेंद्रीकरण की व्यवस्था फिर से शुरू हुई। बंबई और मद्रास के गवर्नर को फिर से शक्ति दे दी गई और उसे कहा गया कि अब आप कानून बना सकते हैं। लेकिन ये केंद्रीकरण की व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी 1773 में। ये थोड़ी पावरफुल कब हुई, 1793 में। और एकदम चरम सीमा पर कब पहुंच गई थी, 1833 में। लेकिन इसे पलट कब दिया गया, तो 1861 में। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि विधान परिषद का गठन होता है 1861 के समय में। फोर्ट पोलियो विभाग, 1861 के समय में फोर्ट पोलियो विभाग की स्थापना की जाती है। तो हम आपको अब बताएंगे फोर्ट पोलियो विभाग क्या होता है। तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, क्योंकि अभी पूरा बोर्ड भर जाएगा तो फिर लिखने में मजा नहीं आएगा। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ 1861 का अधिनियम।
तो चलिए अब समझते हैं कि पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है। पोर्टफोलियो व्यवस्था को ही हम कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये हमारे भारतीय संविधान में अभी लागू है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है। पोर्टफोलियो व्यवस्था, तो ये पोर्टफोलियो व्यवस्था कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1861 में ही। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1861 में उस समय भारत के वायसराय थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कानून बनाने वाले हैं, इनको हम विशेष पद देंगे, जिसे कहा गया था मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो यहाँ लॉर्ड कैनिंग के पास जो भी बड़े अधिकारी थे, इन्होंने उनको एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा, जिसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहा गया। तो इसमें कई प्रकार के मंत्री होते थे। पोर्टफोलियो व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में कई प्रकार के मंत्री होते थे। तो इनमें मंत्रियों की कैटेगरी को ही क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो व्यवस्था। तो पहली अगर मंत्रियों के कैटेगरी को देखें तो इसे कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। दूसरे टाइप के अगर मंत्री देखें तो राज्य मंत्री। और मंत्रियों की अगर तीसरी श्रेणी देखें तो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। और अगर इसका चौथा देखा जाए तो उपमंत्री। तो मंत्रियों की कितनी कैटेगरी होती है? 4। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। इन्हीं सभी मंत्रियों के समूह को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सभी मंत्रियों के समूह को हम कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, या उस समय क्या कहा जाता था इसे? पोर्टफोलियो व्यवस्था। ये अभी भी हमारे भारतीय संविधान में लागू है। हमारे भारतीय संविधान में कई प्रकार के मंत्री होते हैं। जैसे हम जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जिनका हम नाम याद रखते हैं, जिनके अंतर्गत एक पूरा मंत्रालय आता है, उन्हें हम कौन सा मंत्री कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। मतलब कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जिनके अधीन एक बड़ा सा मंत्रालय आता है। जैसे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है, तो ये कौन से मंत्री होंगे? कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती। कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी हो सकती है? 15, 16, 20, 25, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो कैबिनेट मंत्री को सलाह देने के लिए भी तो कोई चाहिए। एक मंत्री पूरे उस विभाग को थोड़ी ना संभाल सकता है। तो इस कैबिनेट मंत्री को सलाह देने के लिए होता है राज्य मंत्री। कौन होता है? राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री उस पूरे अपने मंत्रालय का सर्वे सर्वा होता है, हर फैसले ले सकता है। जबकि राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री इनका असिस्टेंस होता है, इनका सहायक होता है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है? तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम उस मंत्री को कहते हैं जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होते हैं, तो उस स्थिति में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करता है। मतलब ये तभी काम करता है जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। और उपमंत्री कौन होते हैं? उपमंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो व्यवस्था को किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में। अभी भी हमारे भारतीय संविधान में लागू है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का वायसराय था। कब शुरू की गई थी? 1861 में। क्या अभी ये हमारे देश में लागू है? तो बिल्कुल लागू है, लेकिन हम इसे पोर्टफोलियो व्यवस्था नहीं बल्कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं। तो 1861 का ये प्रावधान भी था। इसके बाद हम समझते हैं 1861 के समय में ही जो आईपीसी की धाराएं बनाई गई थी, आईपीसी और सीआरपीसी, जो ये धाराएं बनाई गई थी 1861 में इसे पारित कर दिया गया था। तो 1861 में इसे पारित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में इसे लागू किया जाता है। एक्चुअली में आईपीसी और सीआरपीसी क्या होता है इसको समझ लीजिए। आईपीसी की धारा का यूज पुलिस लोग करते हैं। जब कोई क्राइम करता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के ऊपर कैसे कोई प्रक्रिया करनी है, पुलिस वाले उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाएंगी, ये सारी चीजें आईपीसी की धारा में लिखी होती है। जैसे मान लो किसी की हत्या कर दी है तो 302 लग जाता है। देखे होंगे ना, मूवी में बताता है दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती, ऐसे होता है। अगर किसी को आपने छेड़छाड़ दिया या रेप कर दिया तो 376 लग जाता है। तो ये सारी धाराएं कहां पर है? आईपीसी में है, इंडियन पिनल कोड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता। और इसे लागू कब किया गया था? 1861 में ही, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और ये अभी भी लागू है। क्या इसका यूज हम करते हैं? नहीं। ये कब करते हैं? इसका यूज करते हैं पुलिस वाले। और पुलिस वाले कब करते हैं? जब आप कोई क्राइम करेंगे। तो इसका यूज हम नहीं करते हैं, इसका यूज पुलिस वाले करते हैं। तो ये है आईपीसी की धारा। कब बनी थी? 1861 से पहले ही बनी थी, लेकिन लागू कब किया गया? 1861 में।
अब सीआरपीसी क्या होती है? तो सीआरपीसी भी ऐसी धारा है। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका यूज कौन करते हैं? इसका यूज तब किया जाता है जब कोई अपराधी या कोई व्यक्ति अपराध करता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसके ऊपर आईपीसी की धाराएं लगाती है, उसके बाद उसे जब कोर्ट में ले जाया जाता है तो जो जज साहब होते हैं जो फैसला देते हैं, किस आधार पर वो फैसला देते हैं कि इसके लिए कौन सा जुर्म है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई हैं? सीआरपीसी में, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब क्रिमिनल को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई हैं? सीआरपीसी में। और आईपीसी में क्या बताया गया? अगर आपने कुछ गलत किया तो पुलिस आपके ऊपर कौन सा चार्ज लगाएगी, ये चीज लिखा गया है आईपीसी की धारा में। समझ गए कि नहीं? आईपीसी और सीआरपीसी की धारा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, और इसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये लागू कब किया गया था? 1861 में। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में। इसमें और कौन सी व्यवस्था थी? इसमें भी आज की तरह ही एक व्यवस्था थी। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पावर मिला। अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश हम उस कानून को कहते हैं जो टेम्पोररी बनाया जाता है। जैसे कोई भी कानून अगर बनाना है तो क्या होता है? कानून बनाने के लिए व्यवस्था यह है कि मान लीजिए ये संसद भवन है, संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई अगर कानून पारित करना है तो या पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में। हम मान लेते हैं कि कोई कानून पारित होने के लिए लोकसभा में जाता है, हालांकि जब पारित नहीं हुआ रहता है तब तक उसे बिल कहते हैं। तो कोई बिल जाता है लोकसभा में, लोकसभा वाले जब इसे पारित कर देते हैं तब ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। ऐसा भी हो सकता है कि पहले राज्यसभा में जाए उसके बाद लोकसभा में जाए। तो बात तो वही है कि पहले यहाँ पर आएगा, मतलब पहले इस वाले सदन में फिर इस वाले सदन में, तो दोनों सदन से होकर के पारित होना है। तो हम मान लेते हैं कोई भी लोकसभा में गया, लोकसभा से पारित हो गया और अब कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और यहाँ पर कौन बैठा होता है? यहाँ पर बैठे होते हैं सांसद। सांसद किसे कहते हैं? सांसद वे लोग होते हैं जो संसद भवन के मेंबर होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं। किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांसद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद क्या होती है। इसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे। इसमें बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि ये मामला कैसे पारित होता है। जैसे कोई बिल गया लोकसभा में, फिर यहाँ से पारित हुआ, राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा तब जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय जब इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तब वो बिल अधिनियम बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। तो कोई कानून बनाने के लिए इतना बड़ा प्रोसीजर होता है। लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करेंगे, तब जाकर के वो कानून बनता है। ऐसा नहीं कि बस बोल दिए, माइसमती की तरह हो जाओ। उसकी मम्मी जो बोलती थी ना, मेरा वचन ही मेरा शासन, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, हर जगह से पारित होगा, राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करेंगे, तब जाकर के पारित होता है, तब वो कानून का रूप लेता है। लेकिन अध्यादेश किसे कहते हैं? अध्यादेश का मतलब ये है कि जब संसद का सत्र नहीं चला है, मतलब जैसे विद्यालय में एक सेशन चलता है, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी होती है, ऐसे सांसदों के लिए भी होता है। उनका भी सत्र होता है, 3 सत्र होता है। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो इन 3 सत्रों में वो लोग क्या करते हैं? 3 सत्र में वो जाते हैं, वहीं राजधानी में रहते हैं, संसद भवन में वो काम करते हैं। लेकिन जब संसद का सत्र समाप्त हो जाता है तो क्या करते हैं? वो लोग अपने अपने घर चले आते हैं। तो जब संसद भवन पूरी तरह से खाली हो जाता है, मान लो कोई कानून बनाना हो अचानक से, अब सांसद लोग हैं नहीं तो क्या करेंगे? गुहार लगाएंगे, सांसदों आओ आओ कानून बनाना। ऐसा नहीं होगा। तब राष्ट्रपति महोदय एक पेन लेंगे और केवल वो इतना ही लिख देंगे कि मैं ये कानून बना रहा हूं। केवल राष्ट्रपति के लिख देने से कोई कानून बन जाता है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति के द्वारा कानून लिखा गया, क्या इसमें सबकी अनुमति ली गई? जितने सांसद हम लोग चुन करके भेजे हैं, क्या इन लोगों ने अपनी अनुमति दी? नहीं। तब राष्ट्रपति जब कानून बनाता है तब उसे हम कहते हैं अध्यादेश। मतलब अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। और ये कानून तभी बनाया जाता है जब कोई विषम स्थिति होती है, मतलब देश में आपात की व्यवस्था हो गई। ऐसा नहीं कि जब सो रहे हैं, सांसद लोग नहीं आए, बस कानून बना दो। तो अध्यादेश का मतलब होता है कि इसे उस समय जारी करना चाहिए जब देश में आपात जैसी स्थिति आ गई है। तो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक टेम्पोररी कानून होता है। तो राष्ट्रपति महोदय अकेले सिग्नेचर करके कोई कानून बना देंगे, तब उसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश। लेकिन ये अध्यादेश तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक ये पूरे सांसद इस पर अपनी अनुमति नहीं देते हैं।
तो ये क्या होगा, कुछ दिन बाद ये अध्यादेश खत्म हो जाता है अगर सांसद लोग इस पर अपनी अनुमति नहीं देते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे कहते हैं अध्यादेश। और ये क्या कानून पूरा लंबे समय के लिए होता है? नहीं, अगर इस पर सांसद लोग अपनी अनुमति नहीं देते हैं तब ये कानून मात्र 6 महीने तक रहता है। तो इसे हम टेम्पोररी कानून कह सकते हैं कि नहीं? तो अध्यादेश का मतलब होता है टेम्पोररी कानून, या इंग्लिश में से कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली थी वायसराय को? 1861 के द्वारा ही। तो इस 1861 में इतनी सारी बातें थी जिसे आपको पढ़ना है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी भारत परिषद अधिनियम बनाए गए हैं 1861, 1892 और 1909, इन तीनों अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अधिनियम है तो ये 1861 वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रावधान दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।